सो गाइस, ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में यार हम देखते हैं एक घर को जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है कि तो आप इस जगह के ओनर हैं, आपका नाम है टॉयज मास्टर शिया। वो कहता है हाँ, तो आप क्या चाहती हैं मुझे बता सकती हैं। वो कहते नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप तो बड़े हैंडसम और बड़े जवान हैं। मुझे सिस्टर ली ने कहा था कि टॉयज मास्टर शिया आपकी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक ट्रू मार्शल लेवल पे है। वो कहता है अगर आपको कोई काम नहीं तो दरवाजा खुला जा सकती है। वो कहते नहीं, वो क्या है कि मुझे आपसे एक काम था, मेरी मैरिज भाग्य को लेके, मेरी शादी के भाग्य को लेके। होता है मेरी फीस 10,000 युआन है, समझे। वो मैं समझ सकती हूँ। वो मिस फैंग, आज आप यहाँ पे अपने शादी के भाग्य के बारे में मुझसे यहाँ पूछने आई है क्योंकि आप अपने अच्छे अच्छे भले फ्यूचर को देखने के लिए, क्यों है ना। वो यस 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 यस। होते यदि अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो मैं एक ही बात कहूंगा, हार मान लीजिए। वो पर लेकिन क्यों। वो कहता है क्योंकि मेजोरिटी थिंग्स का बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं होता। स्वार्थ के लिए अगर तुम कुछ चाहोगे तो उसका परिणाम बड़ा बदतर आएगा। ये सुन के होती है कि तुम आखिरकार ये कैसे बकवास कर सकते हो, आप ऐसा क्या ही कह सकते हो। वो कहता है क्योंकि मैंने अभी अभी आपका भाग्य देखा, आप उस आदमी से शादी करने वाली हैं जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और आप वास्तव में उसकी बीबी को वहां सटा के खुद उसकी बीबी बनना चाहती है उसकी दौलत के लिए। आपको पता है आप जो अब अगला जीवन जीना चाहती है ना उसके साथ, वो वास्तव में एक कोकुम्बाई का जीवन होता है एंशियंट टाइम में। सच में मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं आपके भाग्य को और आपके अतीत को और आपकी राशि चक्र को भी मैं देख के बता सकता हूँ कि आपका भाग्य में मंगल बड़ा भारी है। राहु आपकी राशि पर बैठा हुआ है आपके ग्रह नक्षत्र पे, जिसके कारण क्या है, जो अचीवमेंट आप पाना चाहती है ना शादी करके, वो अचीवमेंट आप बिल्कुल नहीं पा सकती। जो खुशियां अभी आपके पास है शादी के बाद आपसे वो भी छिन जाएंगी। और यदि अगर आप तब भी अपने आप को फोर्स करती हैं इस चीज के लिए तो देन कुछ दिनों बाद शायद तक अब आप अपनी अगली नया जीवन जिएंगे किसी और के साथ, किसी और दुनिया में, किसी कहीं और। ये सुन के होती क्या बकवास कर रहे हो आखिरकार तुम, क्या तुम मुझे बता रहे हो क्या आखिरकार। मैं क्या करूं। मैं तुमसे यहाँ बस थोड़ा अपने भाग्य के बारे में पूछने आई थी, थोड़ी एडवाइस लेने आई थी, ना कि फालतू की बकचोदी करने। वो कहती है यदि अगर आपको विश्वास ना हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यदि अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मुझे मेरी फीस देते जाइएगा। वो कहती है हाँ, तुम जैसे के पास तो आखिरकार रहने ही कौन चाहेगा। हुदम मिस फैंग, इन कुछ दिनों जरा संभल के, आपका भाग्य मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। वो कहती बकवास बंदा कम करो, समझे ना, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत करो। वो कहता है यार लोग भाग्य के चक्कर को कभी नहीं समझ सकते, उसकी जिंदगी में वैसे भी उसकी मृत्यु लिखी हुई थी। क्या कर सकते हैं, मेरा तो बिजनेस था, मैं लोगों को उनकी सच्चाई बताता हूँ। लोग अगर सच्चाई को नहीं समझ सकते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकते। हाँ, ये जीवन, ये धरती अपवित्र धुएं से किस प्रकार से घिरी जा चुकी है कि मैं क्या ही बताऊं। तभी वहां पे हम देखते हैं दो बंदे आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की एकदम न्यू कमर होती है जो कि मिस्टीरियस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से होती है, जिसका नाम होता है जुओ यिंग। और हम देखते हैं उसके साथ होता है उसका हेड जिन शेन। वो था हमारे मास्टर शिया, एक सच में एक ताओइस्ट मास्टर है। बस याद रखना उनके सामने रूडली बर्ताव मत करना। वो तो ठीक है क्यों नहीं। वो कहता है मास्टर क्या आप अंदर हैं। हाँ मामेटर जैसे ही वहां उनको देखता है, लड़की कहती कि बाप रे ये तो सो हैंडसम है, एक स्टूडेंट लाइक, वाह हो। मास्टर कैसे हैं आप, मेरे आपको रिक्वेस्ट। वो झुक जाता है कि देख के होती कि क्या बाप रे ऐसा क्या कर रहे हैं ये आखिरकार। मैं भी झुकी जाती हूँ, शायद तक मुझे भी कर देना चाहिए। ठीक है। वो कहता है मास्टर प्लीज इसके प्रति से मैं माफी मांगता हूँ, आप कैसे हैं। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, इतना ज्यादा पोलाइट मत हो। वो तो हाँ मास्टर क्यों नहीं। मास्टर आपका शुक्रिया। वेल ये हमारी न्यू कमर है हमारी न्यू डिवीजन की, इसके पास ग्रेट टैलेंट है। वो ग्रेटिंग मास्टर। वो कहता है हम उम्मीद है क्या तुम इसे भी अपने वुडोंग की एक मेंबर बनाना चाहते हो। इसे भी वो बनाना चाहते हो जो तुम बन चुके हो। वो कहता है मे भी ही आपने और एल्डर्स के डिसीजन के अकॉर्डिंग वैसे भी इमोर्टल फैमिली लाइफ जीना बड़ा अच्छा होता है, इसलिए मैं तुम्हें इतना बताना चाहूंगा बेटा, ये दिखने में जवान दिखते पर है नहीं, वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने कई सालों से एक मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिसिंग की थी, जिसके कारण क्या है कि इनकी उम्र रुक चुकी है। ये बहुत पावरफुल, बहुत हैंडसम दिखते हैं। ये मतलब कि एक ताओ इसके सबसे होली पावरफुल एक लैंड से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे 5 सेक्टर बिलोंग करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंटर। और वुडेंग माउंटेन जो है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो इन 5 सेक्टर्स में से एक आते हैं। और सेक्टर 2 सेक्शन में बंटा हुआ है, आउटर एंड इनर में, समझे। आउटर जो है वो पब्लिक के लिए होता है, पर इनर जो है वो एक अलग ही दुनिया में बिलोंग करता है, एक पीसफुल कल्टीवेशन वर्ल्ड जहाँ पे डिसाइबल्स कल्टीवेशन की प्रैक्टिसिंग करते हैं। वुडांग माउंटेन और जो बाकी 4 माउंटेन जो है होली प्लेसेस, ये सारे के सारे इनके जितने भी डिसाइबल्स है ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, साथ में सेक्टर के अंडर में भी। गवर्नमेंट का इनको एक ऑर्डर दिया हुआ है कि जितने भी मिस्टीरियस
मिस्टीरियस और जितनी भी अनयूजुअल एबनॉर्मल चीज़ें हैं उनके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करें, उनके ऊपर हम अपना ध्यान रखें और आउटर लोगों को यानी कि नॉर्मल लोगों को इससे कोई हानि ना पहुंचे। एक प्रॉब्लम आ गई है मास्टर, मैं उसे सोल्व नहीं कर पा रहा और मैं उसे सोल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं इसे आपसे कुछ गाइडेंस लेने के लिए आ गया कि आप मुझे समझा सके, मेरी मेंटेलिटी को वापस सही ला सके। वो उधर क्या हुआ, वो उधर एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस पहले हुई थी, पर लेकिन वो जो शख्स था जो गायब हुआ था वो अचानक से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया, एक इविल डीमन में। कैसे पता नहीं क्या, पर उसने अपने दूसरे अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, इंसान अचानक से डीमन में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। मेन पॉइंट तो ये है कि पैदा इंसान के रूप में होते हैं, आसमान में उड़ने के बाद वो पता नहीं कैसे हिसाब से एक इविल मतलब कि कल्टीवेटर में बदल जाते हैं, एक इविल डीमन में। मे बी आई थिंक ये किसी इविल कल्टीवेटर का काम है, एक इविल मेथड का काम है, पर मैं अब तक उसे ढूंढ नहीं पाया, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। तुमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था वैसे उसे ढूंढने के लिए? क्या तुमने पेपर प्लेन को भेजा था? वो तो हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं ढूंढ पाया। वो कहता है तुम्हारी पावर की ये लिमिट है। तुम्हारा तैलिस्मन ह्यूमन ग्रेड का है और मेरा अर्थ ग्रेड का, तुम समझ रहे हो ना। और वो वहाँ पे अपना तैलिस्मन निकालता है, वो कहता है थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उस तैलिस्मन को एक वापस पेपर क्रेन में बदल देता है और हम देखते हैं वो उसे उड़ाने लगता है। हम देखते हैं लड़की कहती है कि ये काम ही नहीं कर रहा, हम आए थे कि रुको ज़रा, और वो वहाँ पे अपनी पावर को भी उसके अंदर ऐड करता है। हम देखते हैं जैसे उसके अंदर अपनी पावर ऐड करता है वो चलने लगता है, ये देख के वो कहते हैं कि वो चल रहा है, वो तो चलो इसका पीछा करते हैं। हम मेगेडोर उस पेपर क्लेन का पीछा कर ही रहे होते हैं। वो कहता है ग्रैंड मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं, यदि अगर आप हैं तो हम उस इविल स्पिरिट वाले इविल कल्टीवेटर वाले बंदे को हम जल्दी ढूंढ लेंगे और अपने होस्ट को रेस्क्यू कर लेंगे। वो कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है उसे ढूंढना था, ये नेचुरल था, पर अभी मुझे गुड न्यूज़ दो मत दो, जब हम उसे बचा लेंगे तब दो। वो तो ग्रैंड मास्टर वो कहता है ग्रैंड मास्टर सच्ची बताना, आप उस समय आप माउंटेन से यहाँ नीचे हम लोगों के बीच में इसलिए आए ना क्योंकि आप उस टेररिस्ट किंग यूई को ढूंढ सके? वो कहता दैट्स राइट। इतना समय हो चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं, वो किंग यूई अब तक नहीं मिला के कहा, वो कमीना साला। हम देखते हैं वो कहती है कि वो पर्सन किंग यूई लगता है इनके माउंटेन का कोई टेररिस्ट है। हम आमिर अपना फ्लैशबैक याद करता है कि शिव लियो मैं वुडोंग माउंटेन के ऊपर लाया गया था। वुडोंग माउंटेन के अंदर इनर के अंदर मैंने वहाँ पे बहुत सारी किताबें जैसे कि सुप्रीम डोंगजांग शेंकिंग टेम्पल के बारे में, हेवन एंड अर्थ की बुक्स को और भी कई कई कमाल की किताबों को मैंने पढ़ा, और फिर मुझे उसके बारे में एक हेवनली बॉडी के बारे में पता चला जो कि बहुत रेयर होती है। और इन हज़ारों सालों में वुडेंग माउंटेन के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके अंदर हेवनली बॉडी हो, यहाँ तक कि इस पूरे 500 सेक्टर में किसी के पास भी नहीं थी। पर 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब एक बंदा यानी कि मैं जिसके पास एक हेवनली बॉडी थी जो कि वुडेंग माउंटेन के अंदर अपीयर होता था। तो वुडेंग माउंटेन और उसके बगल वाला लोंगवुओ माउंटेन दोनों के दोनों जो कि साउथर्न के अंदर बिलोंग करते थे, वो दोनों बड़े जीनियसेस को हमेशा पैदा करते थे, पर लेकिन दोनों मुझ जैसे एक जीनियस के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे। पर इन द एंड मैंने वुडेंग माउंटेन को ही सुना था। हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि लेकिन क्यों लोंगवू माउंटेन क्यों नहीं, आखिरकार हम उससे क्या कम है क्या, हम भी तो ताकतवर हैं। वो कहता है अंकल मेरे पापा का नाम शिया था और मेरी मम्मा का नाम लुओ था, सो मेरा नाम शिया लुओ पड़ा, और शिया लुओ वास्तव में वुडेंग माउंटेन का दूसरा नाम है, तो दैट्स वाई। वुडे क्या कहा, और फिर जब वुडेंग माउंटेन एक थोड़ा बहुत कियोस में चल रहा था तब उनका एक कोर डिसाइपल जिसका नाम था क्विशुई, वो बुक ऑफ हेवन को अपने साथ लेके भाग गया वहां से अननोन तरीके से। बुक ऑफ हेवन कोई ऐसी वैसी मार्शल टेक्निक नहीं है, उसे भी बस वही बंदा सीख सकता है जिसके पास अर्थली बॉडी हो या फिर हेवनली बॉडी हो, पर लेकिन उसके पास कोई भी नेचुरल गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी। उसने ज़बरदस्ती इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा था और उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जानें दी थी, और फिर वो बना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेविल। हर 10 साल में एक बंदा वुडेंग सेक्टर का इनर डिसेबल हमेशा माउंटेन के नीचे जाता और उस टेररिस्ट को पकड़ के वहां से बुक ऑफ अर्थ को लेके आने की कोशिश करता। मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करता था, पर अनफॉर्चुनेटली जो भी उसे पकड़ने जाता आज तक कभी भी वो वापस नहीं आ पाता। ऑफिसर कहता है हम यहाँ पे आ गए हैं। गार्ड कहते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। होता है शेनजिंग अपनी स्ट्रेंथ का एक तजुर्बा तो दिखाओ। वो तो ग्रैंड मास्टर, पर ये लोग इनोसेंट लोग हुए तो। होगा तो कम ऑन, आखिरकार तुम हमारे शेंकुई टेम्पल के एक डिसाइबल हो, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो यार, यिंग एंड यांग का। वो तो मैं भूल गया था, सॉरी, हेवन एंड अर्थ यिंग एंड यांग। और हम देखते हैं वो अपनी आंखों को यिंग एंड यांग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो देखता है कि वो दोनों बंदे पोजेस्ड होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी जूनियर कहती है कि सीनियर आखिरकार आप और वो दोनों क्या देख पा रहे हैं। हम आमिर थे कि कोई ना, तुम इस वक्त कॉमनर हो, मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा यिंग एंड यांग का मैजिक तुम्हें देता हूँ जिससे तुम भी देखो। वो दी क्या, वो कहता है हाँ इतने समय से ये एक ईविल बंदे के लिए, एक ईविल कल्टीवेटर के लिए काम कर रहे थे, तो इनके अंदर भी ईविल एनर्जी आ चुकी है जिसके कारण इनका मन वगैरह सब कुछ ईविल बन चुका है। ना ये कम्प्लीटली मैनिपुलेट हो चुके हैं, हिप्नोटाइज बंदे बन चुके हैं, लाइक ए पपेट।
वो कहता है तुम लोग कौन हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। पर लेकिन तभी उनके ऊपर एक अटैक होता है और हम देखते हैं अपना शिंक्वी। वो कहता है तो ठीक है, मैं थंडर लाइटनिंग पर्ल, और वो उन सब के ऊपर अटैक करके आगे जा रहा होता है। बंदे कहते हैं कि देखो यहाँ कौन आया है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से अब जिंदा जा सकते हो। वो कहता है गन्स, देन कोई बात नहीं, और वो अपने वॉलेट के अंदर से बहुत सारे तलिस्मन्स को बाहर निकालता है और एक बहुत बड़ा बिजली का अटैक उनके ऊपर करता है। हम देखते हैं वो अपने आगे शील्ड भी बना लेते हैं कि मैंने अपने आप को इन गन से तो बचा लिया। वो कहता है ये गन्स नॉर्मल नहीं है, और वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहते हैं बाप रे, इतने सारे बंदे इतनी सारी गन्स के साथ, और ये सारे इविल स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड हैं। हम देते हैं वो सब उन सब के ऊपर अटैक करते हैं। पर लेकिन तब तक हम आगे आगे उन सब गन्स को रोक देता है कि मैंने सुना है कि तुम एक टीम को लीड कर रहे हो, और क्या तुम अपने टीम लीडर का फर्ज इस प्रकार से निभाते हो, खुद ही रश करते हो। उधर मैं केयरलेस हो गया था, अनएक्सपेक्टली बहुत सारे बंदे आ गए थे, थैंकफुली कि आप यहाँ पे हैं, मैं मरा नहीं। उधर केयरलेस, जितनी करंट स्ट्रेंथ तुम्हारी है ना, मे बी आई थिंक अगर एक बुलेट भी तुम्हें लगती तो तुम शायद तुम मर सकते थे, या फिर तुम किसी को मरवा भी सकते थे। बंदे कहते कि इसने हमारे बुलेट को ऐसे ही रोक लिया, बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर हमें इसे रोकना होगा। वो लोग उसके ऊपर अटैक करने पड़ते हैं। हम आमेडा पल झपक में उन सबको मार देता है कि चलो यार, कचरा बाहर का साफ कर दिया, चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए, हम देखते हैं लड़की कहती कि बाप रे, जैसा एक्सपेक्ट किया था, ये बस दिखते हैंडसम है, यंग है, पर वास्तव में आई थिंक इनकी उम्र 1000 साल से भी प्लस होगी, क्योंकि जिस लेवल पे है ये है, मुझे नहीं लगता इस जमाने में कोई और होगा कि इनके बराबर का। वो कहता है जितना तुम सोच रही हो उससे ज्यादा डेंजरस है, तुम बाहर रुको, हम अभी आते हैं। वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। वो कहता है नहीं, वो बट थोड़ा डर सा फील हुआ था, इसलिए कुछ भी। हो जा, रुको मत, ठीक है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ अबेंडन नहीं करने वाला, तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये सुन के वो ठीक है, वो अंदर चलते हैं। वो कहता है दरवाज़ा खुल जाए, वो खुल जाता है, वो लोग अंदर जाते हैं कि बाप रे, बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन और मुझे महसूस हो रहा है। वो कहता लगता है बहुत सारे लोगों को मारा गया है। शेन, क्या तुम्हारे पास कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है लाइट वाला। वो कहता है, मैं ऐसी जगह पे कभी मैजिकल आर्टिफैक्ट लेके ही नहीं आता, टॉर्च का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आपको पता है ना मेरी कल्टीवेशन लो है थोड़ी। होता लकीली मुझे लगता है तुम्हें एक देना पड़ेगा। होता ठीक है, सच में। होता हाँ। हम देते हैं वहाँ पे जुओ कहती कि ये पेंटिंग इनकी वॉल, ये धुआं निकल रहा है इनके अंदर से। तभी हम देखते हैं पेंटिंग के अंदर कुछ होने लगता है। वो उस जुओ को पकड़ लेती कि मास्टर ये क्या है। हम देखते हैं वो उस पेंटिंग के अंदर समाने लगती है। वो नहीं जुओ, मैं आ रहा हूँ, और वो अपना ठंडे लाइटनिंग पल लेके उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि छोड़ो इसे। पर लेकिन तब तक उसे अंदर निकल लेता है, और वो उसको भी अपने साथ अंदर निकल लेता है कि यार ये किस तरीके का हॉरिबल मॉन्स्टर है, मुझे मरना नहीं है। हाँ, एक मिनट, ये क्या हुआ। हम देखते हैं वो उसे छोड़ देता है। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है आखिरकार। हम देखते हैं उसके अंदर से जो डीमंस होती है वो बाहर आ रही होती है, और हम देखते हैं उसके अंदर से माँ मेगटर बाहर आता है कि लकीली, चलो शुक्र है कि मैं टाइम टू टाइम मैंने इसे देख लिया था पहले ही। मुझे थैंक गॉड ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पे है, अदरवाइज पता नहीं क्या ही होता। वो होता है जरा ऊपर देख अपने, वो होता है ऊपर क्या है। हम देखते हैं एक बंदा कि तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहता है एक मैन, एक डीमन। वो कहता है एक आदमी जो कि इंसान था, जो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो कहता है, अपना ऑफिसर कहता है कि साले कमीने, दिन दहाड़े तूने जो मतलब कि उस बंदे को किडनैप करके लेके आया था, वो बंदा कहाँ है, तूने उसे कहाँ छुपाया है। होता ओह, जो कि जिससे मैंने पकड़ा था, बट लेकिन वो इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, समझे। वो इस वक्त ताओइस्ट पैंग के हाथ में है, मेरे ताओइस्ट। वो कहते क्या कहा ताओइस्ट, यानी कि पर लेकिन वो भी तो एक डीमन है, वो एक और नहीं पसंद है, तो उसका करोगी क्या आखिरकार। वो तो मुझे नहीं पता, जाके मिस्टर पैंग से जाके पूछो, समझे। वो कहती कि इसने एक डिमोनिक मैजिक सीखा है, जिसके कारण ये इस प्रकार से बन चुका है, क्यों है ना। होता है दैट्स राइट। वो कहता है इंसानों की जिंदगी बड़ी छोटी होती है, इसलिए तो यदि जिंदगी को पैसे से खरीदा जा सकता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता, और सबसे ज्यादा बड़ा इमोर्टल भी, तो मैं ज्यादा नहीं जी पाता था, इसलिए मैंने अपने आप को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब मैं अमर हूँ। हम आमिर है कि यदि कोई अपने आप को बुराई के प्रति समर्पित कर दे और कहे कि मैं अब अमर हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता, तो एक बात बता दूं, ये तुम्हारे मन का फ्रेम है, समझे। वो कहता है ओह अच्छा, तो तुम भी एक ताओइस्ट लगते हो, जैसे कि ऐसी ज्ञान की बातें करे हो। चलो मैं तुम्हें मिस्टर पैंग के ढूंढने के तरीके के बारे में बताता हूँ, पर लेकिन सबसे पहले एक मैजिकल अटैक तो हो जाए। हो कहता तेरी औकात ही क्या है, उसे तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। जो बंदा इंसान ही नहीं रहना चाहता, पवित्र आत्मा को छोड़ चुका है, उस जैसे बंदे से मैं क्या ही पूछूं। वो कहता क्या कहा तूने मुझे आखिरकार, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो उन लोगों को पकड़ लेता है। हम मिलते कि लगता है तुम मॉन्स्टर बनने के बाद अपने आप को लेके कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो, हाईली एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, देन टेक दिस।
वो कहता है ये क्या है। और हम देखते हैं हमाम मेगटर वहाँ पे अपने डिवाइन ड्रैगन को रिलीज करता है कि तेज, और हम देखते हैं वो डिवाइन ड्रैगन का अटैक इस लेवल का होता है कि वहाँ एक पेनुला क्रिएट हो जाता है, पूरा घर टूट जाता है कि स्टूपिड डीमन हु जस्ट वन मूव एंड डिस्ट्रॉय द वॉल ओवर पैलेस। मिस्टर शू, आपका मैजिक तो बड़ा पावरफुल है। हम लेते हैं उसका डायरेक्टर कहता है कि नहीं, मैजिक पावरफुल नहीं है, मैजिक यूजर बड़ा पावरफुल है। उन्होंने वास्तव में अपना कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं किया, वास्तव में उन्होंने एक अर्थ स्पेल का इस्तेमाल किया था। होता अर्थ स्पेल होता, हाँ, स्पेल्स को दो भागों में बांटा गया है, ह्यूमन स्पेल जो कि ग्राउंड लेवल पे होता है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, और अर्थ स्पेल जो कि आसमान लेवल के होते हैं जो कि ह्यूमन लेवल से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो कि ये इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अर्थ स्पेल इतने ताकतवर नहीं होते, वो वास्तव में तो क्या है कि ये अपनी पाव का वास्तव में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो बहुत पावरफुल दिखते हैं। वो तो हाउ अमेजिंग। हम लेते हैं वो कहता है कि इन्होंने जिस हिसाब से पहले और बाद में भी अर्थ लेवल के स्पेल्स का इस्तेमाल किया है, आई थिंक मे बी ये शायद तक ऑलरेडी हेवन लेवल के भी क्या बोलते हैं स्पेल्स का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, क्योंकि हेवन लेवल तो बहुत ज़्यादा अबो है, क्योंकि जिस हिसाब से कैजुअली उस स्पेल का इस्तेमाल करे हैं। वो तो क्या हुआ, तुम लोग लगता है अभी जाना नहीं चाहते। हे न्यू कमर, लगता है तुम तो अभी कंटिन्यू करना चाहती हो। वो हम देखते हैं वो शेन कहते हैं कि ठीक है नहीं, हम तो आपको देख रहे थे इसके लिए, वैसे भी रात हो गई है। होता हाँ, वैसे भी रात हो चुकी है, सुबह के 10 बजने वाले हैं, और मैंने इस पूरे घर को चेक कर लिया, मुझे डर है कि हॉस्टेज यहाँ वहाँ तो नहीं है, वो किसी दूसरी ही जगह है। होता दूसरी जगह होती, हाँ याद करो उस डीमन ने क्या कहा था, उस डीमन ने कहा था कि उसको कोई डीमन जिसका नाम पेंग है वो अपने साथ ले गया। होता यहाँ नहीं है, सच में तुम्हें लगता है, तो इस ढक्कन को हटाओ। वो अंदर वहां जाते हैं, वो तो एक खुफिया जगह, ये आपको कहाँ से मिली। वो तो जब अटैक करा था तो मुझे पता चली। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक मैजिकल अरे है। वो देखिए क्या कहा, मैजिकल अरे, बाप रे, तब तो मैं हैरान हूँ, पक्का ये कोई ट्रैप होगा हमारे लिए। वो तो डरो मत, मैं हूं ना। और वहां पे करता है, हम लेते वहां जगह साफ हो जाती है कि बाप रे ये क्या है। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो मैजिकल अरे है, ये मैजिकल अरे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बनाया गया, अनलकीली ह्यूमन एनर्जी से कभी डायरेक्ट नहीं कर सकती, और इसमें लिमिटेड ही हेवन एंड अर्थ की एनर्जी लगती है। यदि कि जिसने भी इसे सेट किया है, यदि वो यहाँ आए ना तो वो खुद इसके अंदर फंस सकता है, और यदि अगर वो किसी को फंसा देना तो अगर उसे इस चीज़ को ब्रेक करना है तो या तो उसकी पावर जो सेटर होता है जिसने लगाया है इस एरे को, उससे 100 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर उसकी पावर जो एरे है उसकी लिमिटेशन से भी, उसकी बाउंड्री से भी बियॉन्ड होनी चाहिए, तब जाके वो निकलेगा। उधर तो देन अब हम क्या करें, खुद डोंट वरी, मास्टर शिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये पक्का डेफिनेटली हमें यहाँ से निकाल लेंगे। इनकी आंखें नहीं, इनका मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सरे आई है, पक्का ही हमें निकाल ही लेंगे। वो कहता है पर लेकिन तुम्हें पता है साथों साथ, मतलब कि शेन कहता है कि साथों साथ अगर हमें एरे को तोड़ना है विदाउट एनी पावर का इस्तेमाल करें, तो हमें इस एरे के जो कोर एनर्जी होती है यानी कि पॉइंट ऑफ आई, यदि अगर हमें वो मिल जाए और उसके लो को अगर हम समझ लें, उसे रिवर्स कर दे, तो हम बड़े आराम से निकल सकते हैं। तभी हम वहाँ पे एनर्जी का बहुत बड़ा विस्फोट करता है। वो क्या हुआ, आपने ढूंढ लिया। उधर नहीं, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये काम नहीं करा, 10 टाइम ज़्यादा काम नहीं करी, मतलब कि 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे और इस्तेमाल करना होगा। वो फिर से वहाँ अटैक करता है, वहाँ एक काली कलर की इंक छा जाती है। वो बोलता है ये क्या चीज़ है आखिरकार, ये क्या है। ओह वो रहा होस्टेज, हमें मिल गया। वो उसे बाहर निकालने लगता है, वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब तक हम आर्मी आ गया कि उसे मार देता है। वो तो बाप रे, मैं एक इनोसेंट को नहीं बचा पाया। वो तो टेंशन मत लो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। वो एकदम मेरी इज्जत तो नीलाम हो गई है। अमामिर आसमान की तरफ देख रहा होता है और उसको वहाँ ऊपर एक चेहरा दिखता है। ये देख के वो उसकी तरफ स्माइल करता है। ये देख के वो जो यूज़र होता है असली यानी कि पेंग, वो हैरान हो जाता है कि वो डर जाता है कि बाप रे, और ये एक इविल कल्टीवेटर होता है कि ये मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, पक्का मेरी आंखें कोई ना कोई धोखा खाई है। ये मासूम बंदा तो मेरे पास है। जब तक ये मेरे पास है तब तक कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मेरा हैमर, मेरा मैजिकल आइटम। आज नहीं तो कल वो लोग इसके अंदर जल्द ही समाने वाली हैं, उनकी आत्मा भी। और वो हंस रहा होता है। तभी हम देते हैं पूरी इंक में वो गायब हो जाते हैं। वो कहते क्या, वो कहाँ गए। हम देते हैं उनके ऊपर हमारा मेगट आता है, वहां पे अपने लात मारता है, उन दोनों को भी निकाल लेता है बड़े आसानी से। हम आमिरता है कि हाय बड़ी, कैसे हो, क्या हाल है। वो कहते क्या, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन। होस्टेज वहां चिल्ला रहा होता है। हम आमिर वहां पे एक जोरदार लात मारता है। वो कहते ग्रैंड मास्टर ये मैजिकल आइटम। हाँ, वो कहता है इसको देखना बंद करो, ये एमर तो कुछ नहीं है, आखिरकार मेन जो को है वो है उस पेन के अंदर। हम देखते हैं वो पेन भी एक बेम्बू से बना होता है। वो तो ग्रैंड मास्टर मैजिकल आइटम, वो क्या है कि वो उधर, खैर कोई ना, पेन तुम्हारा ठीक है मंजूर, हमें बस इस हैमर को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। वैसे भी वो पेन बस लो लेवल कल्टिवेटर्स के लिए ही काम आ सकता है, यदि उसने इससे हमें पपेट ना बनाया हो।
वो कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम किस सेक्टर से बिलोंग करते हो मेरे ताओइस्ट दोस्त। वो कहता है दोस्त, ताओइस्ट दोस्त, आखिरकार तुमने इतने लोगों को मारा, आप दोस्त कहते हो अपने आप को। वो कहता है देखो भाग्य को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कभी कभार कुछ लोगों की सेक्रीफाइस देनी पड़ती है, समझे। यदि तुम्हें ये हॉस्टेज चाहिए लेके जाओ, ठीक है। साथ में तुम्हें मैजिकल आइटम चाहिए वो भी लेके जाओ, ऐसे क्या बोलते हैं गिफ्ट के रूप में, ठीक है। और आगे से हम कभी भी एक दूसरे को नहीं जानते, वो ये मानेंगे। वो कहता है तेरे जैसा बंदा मेरे सामने डील करने वाला। वो कहता है साले कमीने, तेरे को क्या लगता है मैं तुझसे डर गया? तेरे को क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? हथौड़े मेरे पास आओ। वो अपने हथौड़े को अपने पास लेता है, उसके अंदर बहुत सारी आत्माएं होती है। ये देख के वो कहती कि इतने सारे लोगों की, वो कहता है इसने बहुत सारे बंदों का सेक्रीफाइस जो दिया आखिरकार इसके अंदर, इसने बहुत सारे लोगों की, मासूम लोगों की आत्माओं को इस डार्क मैजिक के अंदर इन प्रिजन करके रखा है, हमें इन्हें आज़ाद करना होगा। वो कहता तेरी औकात है, टेक दिस, और अपनी ब्रश से उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं हमामेटर वो सब उसके अंदर फंसने वाले होते हैं, पर लेकिन तभी हमामेटर पहले हॉस्टेज को बचा लेता है अपनी ड्रैगन एनर्जी से, और वो तभी हम देखते हैं उसके पीछे ये देखिए शैन कहता है कि नहीं मास्टर आपके पीछे, फूक दिया आपके पीछे। वो कहता किड रेडी टू डाई, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम देखते हैं मामेडू उसके अटैक को रोक लेता है अपने खाली हाथों से। वो कहता है क्या खाली हाथों से, क्या है ये बंदा? वो कहता है हैकर हूँ भाई, हैकर, समझे। पर लेकिन बीजीएमआई और फ्री फायर का नहीं, वास्तव में जिंदगी का, समझे। तेरी मेरी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है, समझे। मैंने जो प्रैक्टिसिंग की है, मेरा रैंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुझसे भी लाख गुना ज़्यादा। और उसके पूरे हथौड़े को बस तोड़ देता है कि तू नूब है मेरे सामने, एज लाइक ए फ्री फायर लाइक छपरी। ये देख के वो कहते क्या, ये कैसे, मेरी आत्मा है। वो कहता है क्या हुआ, फट के हाथ में आ गई तो देन दिस इज द माय फाइनल ब्लो, और उसकी छाती पे हाथ रख के उसकी छाती को वहाँ फोड़ देता है। वो कहता हो गया काम। होस्टेज कैसा है? वो कहता है कि ये ठीक है, कल रात मुझे लगता है फ्री फायर खेल रहा था तभी बेहोश हो चुका है। वो कहता है मिस्टर शियांग इधर उधर। वो कहता है ओह ये लोग, हाँ ये सारी वही इविल, ये सारी वही स्पिरिट्स है जो दिन रात फ्री फायर और बीजीएमआई खेलती है, और उन लोगों को इस बंदे ने साले ने पकड़ लिया था। खैर कोई ना, इन लोगों को भी इनकी पवित्रता का असली रास्ता दिखाने का समय आ गया। इन लोगों को वापस रिकार्नेशन के लिए लॉबी के अंदर भेजना पड़ेगा। ठीक है जाओ। वो लोग उन सब हमारे मेकरडोर को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमारा मेकरडोर कहता है कि सुनो सोल्स जा चुके हैं तो चलो अब चलते हैं। बेटा आपने फाइनली प्रॉब्लम को सुलझा ही दिया। हम देते हैं वहाँ पे तभी जुओ कहती है कि सर यहाँ पे तो कुछ देर पहले सिग्नल ही नहीं आ रहा था, अब ये कैसे? होता है इविल स्पिरिट जा चुके हैं, जिसके कारण क्या क्या अब सिग्नल्स भी यहाँ आ चुके हैं। हेलो बॉस। होता है सो आखिरकार कहाँ हो तुम यार, तुम अचानक से क्या रश कर चुके हो क्या? वो होता नहीं नहीं सर, पागल थोड़ा ना हूँ, कोई पागल प्लेयर थोड़ा ना हूँ, टेंशन मत लीजिए, मेरे हाथ में ही है, मैं देख लूँगा। हम लोग इस वक्त बेसमेंट में है। वो कहता है क्या कहा, हाथ में है सब कुछ, तुम्हारे क्या हाथ में है, तीसरी टांग तुम्हारी? होता नहीं बॉस हम ऊपर आ रहे हैं। हम देखते हैं वो लोग ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं वो एकदम आराम से होते हैं। हमें कुछ महसूस होता है, हम देते हैं हेवन उसे रिवॉर्ड देता है। वो कहता है क्या बात है, गॉड्स और हेवन ने मुझे रिवॉर्ड दिया अच्छे काम के लिए, क्या बात है, यानी कि आज की रात इतनी भी बुरी नहीं थी। वो कहता है ग्रैंड मास्टर ये है मिस्टर जुओ, हमारे मतलब कि डिवीजन के चीफ मिस्टर जुओ, ये हमारे सेक्टर के ग्रैंड मास्टर है मिस्टर शिया। वो कहता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना, आपने सच में हॉस्टेज को रेस्क्यू करने में हमारी मदद की। वो कहता अरे नहीं 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 कोई बात नहीं, वेल अब मैं चलता हूँ। वो कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, यदि आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मेरे प्रति कोई भी काम हो तो। होता नहीं इसकी तो ज़रूरत नहीं है, बस मैं देख लूँगा। होता सर रात हो गई है, कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ मेरे घर चले डिनर करने के लिए? होता नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, डिनर तो नहीं बट एक चीज़ है, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो? वो कहता क्यों नहीं, बताइए बताइए। वो कहता ये एक गेम है, इसके अंदर मैं प्लेटिनियम रैंक पे हूँ, मुझे इस वक्त डायमंड में पहुँचना है, क्या तुम ये मदद करेगा? ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता सर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस गेम को खेलता होगा क्या? वो कहता देन तो मैं चलता हूँ। तभी हम जुओ कहती कि सर मैं खेलती हूँ, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? ये सुन के वो कहता जुओ मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, प्लीज़ ग्रैंड मास्टर को लुक डाउन मत करना। वो कहता ठीक है ठीक है। वो कहता है फिलहाल इस वक्त मैं बस 18 साल का ही हूँ, पर फिर भी इस गेम ने मुझे परमिशन दे के रखी है, चलो शुरू करते हैं। ये सुन के था हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। ये सुन के जू कहती एक मिनट मैं मिस्टेक नहीं करी, ये 18 साल के हैं? इतने 18 साल की उम्र में ये आदमी ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है, मुझे लगा कि ये बुढ़ा है बहुत ज़्यादा। वो कहता है क्या तुम तैयार हो? वो कहता है हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। हम देते हैं डायरेक्टर और चीफ वहाँ पे दोनों देख रहे होते हैं उसे। वो कहता किल किल, हाँ उसे मारो, अरे बड़ा मॉन्स्टर है, अबे अपने पीछे देख, अबे तू क्या करिए असुर, तेरे को चलाना नहीं आता। वो कहते शट अप, मैं कर रही हूँ ना, शांत रहो।
हम देते हैं। वो कहते हैं ओके ओके, अरे तुम तो हार गई। वो कहता है क्या, मेरी रैंक गिर जाएगी, हाँ चलो मैं जीत गई फाइनली। वो कहता है इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव, सच में मैं इतना ज़्यादा बीजीएमआई खेलता नहीं, पर लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खेलती हो। वो कहती है आपका शरीर में मैं हूँ, आज से आपको जब भी मुझे खिलवाना हो मैं खेल सकती हूँ आपके साथ। वो कहता है देन ठीक है, तो मैं चलता हूँ, क्या मुझे कोई घर ड्रॉप कर सकता है। वो कहता है जुओ तुम इनको छोड़ के आओ। जुओ उसके साथ कार में होती है। हमामेट अपने फ़ोन में किसी को देख रहा होता है, एक लड़की जो कि लीडर होती है बिन हाई सिटी के मतलब कि लैनवी बिल्डिंग के कंपनी की, ट्रेडिंग कंपनी की। इसका नाम होता है माशुइन। अनाउंसर कहते हैं कि थैंक यू मिस मा, नेशनल ट्रेजर वापस अपनी कंट्री में वापस आ गया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आप कैसी हैं। वो कहते कम ऑन, ये तो मेरा काम था आखिरकार। मिस मा, आपकी लैनवी कंपनी ना केवल पैसे के मामले में, ना केवल बिजनेस के मामले में ऊंचाइयों में है, आपका टैलेंट एंटिक फील्ड में तो भाई साहब क्या ही बोले, आपकी आंखें नहीं एक्सरे एक्सरे, आपके कारण कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। वो तो अरे आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं, ये सब तो मैंने अपने एक दोस्त से सीखा था आखिरकार। हमारा ये सब देख रहा होता है। वो कहता सच में बहुत कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे माँ। हम देते हैं मामे घर आता है तो उसके पीछे एक रोल्स रॉयल आती है। वो कहता है मिस माँ आप आइए। वहाँ पे मिस माँ बाहर आती है, जो कि फ्यूचर में मामी की वाइफ भी होने वाली होती है। वो कहता है इतना लेट हो चुका है, तुम यहाँ पे अब क्या कर रही हो। वो कहता है वेल अपना रेंट लेने आई हूँ अपने बाबू से। कब दोगे। वो कहता है इतनी अमीर लेडी मुझे से रेंट लेके क्या ही करोगी, क्या तुम्हारे पास सोने के पेड़ उग जाएंगे। वो कहता है बकवास करना बंद करो, पैसा पैसा होता है, चाहे वो 10 रुपये भी क्यों ना हो आखिरकार, स्मॉल अमाउंट हो या लार्ज अमाउंट, अमीर उससे अमीर नहीं कहलाता। आखिरकार अपने बिहेवियर से अमीर कहलाता है वो, सच्चे दिल से। यदि तुमने मुझे सही समय पे पैसा नहीं दिया तो याद रखना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। ये सब कुछ वो देख रही होती कि बाप रे, इतना कमाल के आदमी को रेंट भी देना पड़ता है। हमारा कहता कि वेल इस महीने नहीं अगले महीने में तुम्हें पक्का रेंट दे दूंगा। वो कहता ओह अच्छा अगले महीने। टोटल करके इस वक्त शायद तक तुम्हारा हुआ होगा बहुत ज़्यादा पैसा, और इस वक्त तुमने $1500 मतलब कि रिसीव किए हैं, कि तुम सच में अमाउंट अफोर्ड कर पाओगे। होता वेल इन दिनों मेरा थोड़ा बिजनेस सही से नहीं चला, तुम्हें पता है ना बिजनेस में ऊंच नीच तो होती रहती है, तुमने मुझे बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कहती है क्या जानती हूँ, तुम्हें पता है मेरे आसपास हमेशा मेरे जैसे दिमाग वाले लोग ही रहते हैं, और वो सभी लोग बस एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, ना कि किसी भाग्य पे, समझे। हाँ लगता है तुम इस महीने का पैसा नहीं दे पाओगे, खैर कोई ना, मैं अगले महीने आती हूँ। पर यदि अगर तुमने फिर से पैसा मुझे नहीं दिया तो याद रखना तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा जो कि तुम अपनी जिंदगी में भुगतोगे। हम आगे कहते हैं कि सुनो, भाग्य पे कोई भरोसा करे ना करे, पर भाग्य वास्तविकता में है, कर्म सच में है, यदि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, समझे। और तुम्हारा भाग्य मैं देख के बता सकता हूँ, तुम्हारे भाग्य में अभी तो फिलहाल उजाला है, पर धीरे धीरे उसके ऊपर बुराई के काले बादल छा रहे हैं, तो इन दिनों थोड़ा ध्यान रखना। वो तो थैंक यू फॉर योर एडवाइस, और वहाँ से चली जाती है। वो तो कितनी हार्टलेस पर्सन है, हाँ मुझे इससे प्यार कैसे हो गया। तुम गई नहीं आखिरकार, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये सुन के वो करवा जाती कि आई थिंक मैंने इनको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, मैं एक औरत हूँ, शायद तक अब मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। हम वो निकल जाती है। हम अपने कमरे में होता है कि चलो शुक्र है मैं सही टाइम पे यहाँ आ गया, सो जाता हूँ। और वो सो जाता है, और वो वास्तविकता में कल्टीवेशन भी कर रहा होता है सोते सोते। वो कहता है चलो टाइम हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है, रात के 3 बज चुके हैं, अपनी बॉडी रिफाइनिंग हेवनली बॉडी की थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त है। 2 घंटे अगर लगातार अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में अगर अच्छे से कल्टीवेट करूंगा, मेडिटेट करूंगा, तो अच्छे से मेरा काम हो जाएगा। वो वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और सॉरी थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ी आवाज़ वैसे आएगी। हम देते हैं वहाँ पे सुबह के 6 बज जाते हैं। वो कहता है कि मैं बस हेवनली बुक को ही पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास अगर अर्थ और होती ना तो अर्थ के बारे में भी सीख लेता, कोई ना मैं उसे जल्द ही पा ही लूंगा। वो और कल्टीवेशन करता है। वो कहता है हम आमेगड़ा बताता है कि यदि अगर कोई बंदा हेवन एंड अर्थ की बुक को प्रैक्टिसिंग कर लेता है और अपने भाग्य को पूरी दिल से अपने कदमों में रख लेता है, तो फिर अगर उसको वो एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो फिर अगर उसको अब लेवल अप करना आता है तो उसे फिर हेवन के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। वो जितना ज़्यादा अच्छा कर्म करेगा, जितना ज़्यादा अच्छे मेरिट वो कमाएगा, हेवन उसकी उतनी मदद करेगा, और हेवन उसको हेवन एंड अर्थ की उतनी ही पावर देगा जिससे उसकी पावर अप होने में मदद हो, जिससे मैं यिंग एंड यांग के सूत्रा को भी जल्द से तोड़ सकूं और उसके बाद अपना ब्रेक थ्रू करके बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकूं। मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों के मतलब कि मेरिट्स कमाता हूँ, हेवन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवॉर्ड देता है, जिससे मेरा लेवल अप होता रहता है। फॉर्चुनेटली बस इतने ही क्रेडिट थे, कल्टीवेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे अर्थ बुक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और बाकी सब चीज़ों को भी आराम से करना होगा। हम आमेंगे वहाँ पे अपने एम्बरर सील को और ज़्यादा कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कहता चलो आज के लिए तो इतना हो गया, 30% पूरा हुआ। हाँ ये बहुत रेयर ट्रेजर है इस सिटी के अंदर ढूंढना, सच में ये सिटी बहुत बाई है, पर लेकिन ये जगह बड़ी कमाल की है।
हे माय क्वीन, यू वांट टू मूव ऑन मी बट नो। ये सिटी, ये जगह सबसे बेस्ट है। हमारा बेटा बैठा होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है कि मिस्टर शिया। वो कहते हैं, क्या बात है? वो कहते, ग्रेडिंग मास्टर शिया, मैं सेक्रेटरी हूँ वाइस प्रेसिडेंट डी का, यूई हांग ग्रुप का, मेरा नाम है वांग काई। वो कहता, हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या काम है? वो कहता है, हमारा ग्रुप एक बहुत बड़े जगह के ऊपर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं लोगों के लिए, जहाँ पे उन्हें स्लम में ना रहना पड़े। वहाँ की फाउंडेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, पर लेकिन मुझे ज़रा आपसे उस जगह के बारे में थोड़ी पूछना है। उस जगह का भाग्य कैसा है, वहाँ का नक्षत्र मतलब कि तंत्र वगैरह सब कैसा है? हमारा मेंगड़ कहता है, लोग कोई काम करने से पहले सबसे पहले अपने भाग्य के बारे में पूछते हैं कि आगे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर लेकिन तुमने तो ऑलरेडी आगे की बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है, तो अब भाग्य जान के तुम क्या ही करोगे? मुझे बताओ, इससे क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या अच्छा होगा? होता, हाँ, क्योंकि वास्तविकता में एक प्रॉब्लम आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ वास्तविकता में क्या हो रहा है, यानी कि कौन सी दुर्घटना आ रही है, हम अब तक सही ढंग से पता नहीं लगा पा रहे। प्लीज़, हमें आपकी ज़रूरत है। उस जगह पे जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे एक नीचे पानी का बहुत बड़ा तालाब था, तो हम लोगों ने वहाँ पे पानी के तालाब को खोदने की कोशिश की। हमें पानी मिल गया था, पर कुछ दिनों बाद अचानक से उसके अंदर से पानी आना बंद हो गया, तो हम लोगों ने वहाँ पे और ज़्यादा कुई की, पर भी पानी नहीं है। तो हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा लीकेज को हटा के देखे, तब भी वहाँ पे कुछ नहीं आया। कुछ दिनों बाद वहाँ पे हमारे बहुत पावरफुल जो वर्कर्स थे, उनके ऊपर बहुत बुरे बुरे बहुत ज़्यादा भारी भारी मतलब कि जो काम की जो चीज़ें होती है, टूल्स वगैरह, वो उनके ऊपर आके गिरने लगी। अनफॉर्चुनेटली अच्छी बात है भाग्य की, उनसे कोई मरा नहीं, बस थोड़े बहुत जख्मी हुए हैं। हम मानते कि ये प्रॉब्लम तो है, पर ये भाग्य का प्रॉब्लम, कोई काला जादू वगैरह तो मुझे फील नहीं होता। लापरवाही की हो सकती है ये, वो कहता है हमें भी लगा था लापरवाही हो सकती है, जिसके लिए हमने कुछ बंदों को काम से निकाल भी दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। हम मामेंगे कहते कि देखो, काला जादू तो नहीं होता, पर लेकिन मे भी शायद एक नज़र लगी हो किसी की, ऐसी वैसी चीज़। वो कहता है कि मिस्टर ली ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप इन सब चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि आपने बंगाल से ये सब चीज़ें सीखी है, बट मे बी प्लीज़ क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं वहाँ पे? आप खुद ही चल के देखिए। वो कहता है ठीक है, जैसा तुम बोलते हो, लेकिन मेरी रेट बड़ी फीस बड़ी हाई है। वो कहता है पैसे की चिंता ही मत कीजिए अंबानी, मेरे चलो छोड़िए। वो कहता है देन लेट्स गो। हम देते हैं उसे कंटेस्टिंग स्टैंड पे लेके आ जाता है। वो कहता है मिस्टर ली यहीं कंस्ट्रक्शन स्टैंड पे है, मैं उनको लेके आता हूँ, आप आइए। हम आमेंगे के ऊपर उसको महसूस होता है कि इसके ऊपर जो ऊपर लोग के जो बड़े बड़े स्टील के पाइप लटक रहे होते हैं, वो टूटने वाले होते हैं। वो कहते हैं मिस्टर शिया क्या हुआ? हम आमेटा अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पे जो उसकी जो ब्लैक एनर्जी होती है, वहाँ पे दूसरी तरफ जो कि उसको वहाँ दुर्घटना होती है जहाँ नेगेटिव एनर्जी, उस नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से हटा देता है। वो कहता है कि ये जो ऊपर जो बिलबोर्ड लटक रहा है ना, ये जल्दी कोलैप हो सकता है, कोई ना कोई बोल भी से इंजर्ड हो सकता है, तो मैं इसको बोल के सही करवाना होगा। वो कहता ठीक है, मैं समझ गया, चलिए हम देखते हैं। मुझे मिस्टर ली, मिस माँ, मिस्टर शिया यहाँ आ चुके हैं। हम देते मिस माँ और मिस्टर ली। वो कहता है सर आप यहाँ। वो कहता है तुम यहाँ हर तरह क्या करती हो? होता है ये कंस्ट्रक्शन साइट पे हमेशा मेरा ही रूल लेता है, तुम अपने सर पे हेलमेट पहन लो, मुझे ना लगे कि मेरे बाबू को चोट लग जाए। होता कॉल मी मिस्टर शिया नॉट बाबू, और अपनी प्रोडक्शन करो, मेरी नहीं। होता हाँ हाँ वेल, मैं इस चीज को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करी हूँ यहाँ पे, समझे? ये सुन के मिस्टर ली कहता है कि मिस माँ क्या आप मिस्टर शिया को बहुत पहले से जानते हैं? वो कहती है कुछ रीजन के कारण इसलिए मैं इसे जानती हूँ। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। वो कहता ठीक है, देन आप दोनों बातचीत कीजिए। हमारा मिलता है कि सुनो माँ, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्शन साइड पे, क्योंकि तुम जब अपने ऊपर ध्यान दोगी तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। वो कम मॉन, चुप रहो, समझे ना? तुम जहाँ देखो बस वहाँ अपनी बड़बड़ करना शुरू कर देते हो, समझे? वैसे भी यहाँ पे एक तावीज़ आया है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझे ना? वो तावीज़ यहाँ पे हर तरफ अपने मतलब कि क्या बोलते हैं तलिस्म वगैरह सब लगा ही चुके हैं, समझे ना? वैसे भी पता नहीं तुम तावीज़ लोग आखिरकार क्या क्या करते रहते हो, ये टूना टाटका। हम आमिर को महसूस होता है कि घंटी लटक रही है, तलिस्म लगे हुए हैं। वो कहता है वो मॉन्क जो भी है, उसने सही से लगता है अपनी विद्या प्राप्त नहीं की है, इसलिए तो ये तालिस्मन काम तो कर रहे हैं, पर इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बेकार है। माँ कहती है कि मुझे थोड़े और भी जरूरी काम है मिस्टर ली, मैं यहाँ से जा रही हूँ, यदि अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ और रिक्रूट करने के लिए, कुछ और बेटर इंजीनियर्स को ढूंढने के लिए। वो कहती है ठीक है, वांग मिस को उनकी कार तक छोड़ के आओ। हम देखते तभी एक बंदा कहता है वॉच आउट, ऊपर से वो कोलैप करने वाला है। वो तो मिस माँ जरा संभल के। तभी मामेटा वहाँ पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ लगा देता है, जिसके कारण वो बच जाता है। वो कहता है मिस माँ इस तरफ से आइए। वो कहता है ली कि आपने ऐसा क्यों कहा कि वो मॉन्क अपना काम सही से नहीं किया? क्या उसे अच्छे से टीचिंग नहीं मिली है? उसने तलिस्मन तो लगाया है, आखिर वो यूनलिया टेम्पल से बिलोंग करता है, वो बड़ा कमाल का है। हम मामेटा कि तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो देन यू कैन सी दिस, और वो उसे एक तलिस्मन के अंदर छेद करके उसे दिखाता है कि तू खुद देख, और वो पॉजिटिव एनर्जी से देखता है कि वहाँ पे जो उसने बेल लगाए हैं वो काम ही नहीं कर रहे।
कि वो देख के हैरान हो जाता है कि क्योंकि वो टलिस्मन्स के अंदर नेगेटिव एनर्जी जा चुकी होती है, वो टलिस्मन सही से काम नहीं कर रहे होते। ये देख के वो घबरा जाता है। वो कहता है इनमें कोई मैजिक पावर नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है उनकी मात्रा हद से ज़्यादा है, जिसके कारण जो टलिस्मन्स है इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है। टेंशन मतलब इनकी पॉजिटिव एनर्जी काम तो अभी भी करी है, पर लेकिन ये इविल स्पिरिट की जो पावर है उसे ज़्यादा देर तक सप्रेस नहीं कर पा रही। वो कहता है तो हम क्या करें? वो कहता है मैं इन्हें सप्रेस तो कर सकता हूँ पहले, पर यदि अगर तुम्हें इस चीज़ को पूरी तरीके से रिमूव कराना है, प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्यूशन देना है, तो तुम्हें पहले चेयरमैन को यहाँ बुलाना होगा, क्योंकि ये सब उन्हीं से ही कनेक्टेड है। वो कहता है चेयरमैन? वो कहता है हाँ, एंड यू कैन सी दिस। हमारा बेटा वहाँ ग्राउंड में एक तलिस्मन फेंकता है। वो कहता है अब देखो। वो जैसे ही देखता है पॉजिटिव एनर्जी की, यंग एनर्जी की पावर इस लेवल पे होती है कि जितनी भी इविल पावर होती है वो वहाँ तबाह हो जाती है। हम देखते हैं आसमान वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। वो कहता है ब्लैक स्मोक चला गया। मिस्टर शिया आप तो बड़ी कमाल की हैं सच में। वो कहता है नॉट ए बिग डील। वो कहता है ठीक है फाउंडेशन क्लियर हो चुकी है, चलो अब अपना ना काम शुरू करो। हम देखते हैं वो सभी वहाँ पे अपना काम शुरू कर देते हैं। वो कहता है आपका शुक्रिया। होता नहीं, ये कंस्ट्रक्शन साइट वैसे भी फ्यूचर में बड़ी अच्छी होने वाली है, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे बॉस से मुझे बात करनी है। होता चेयरमैन? होता है क्यों, तुम्हें एविल स्पिरिट को पूरी तरीके से भगाना है या नहीं? ये जगह का जो रियल ओनर है ना, ये सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है, समझे? उस कंस्ट्रक्शन साइट के चेयरमैन को लेके आओ। होता है ठीक है मैं उनको बुलाता हूँ, बस एक रुकिए। एक कॉफ़ी शॉप में वो बैठे होते हैं कि सर कॉफ़ी या टी? वो होता है टी लेके आओ यार, टेंशन मत लो। हाँ मामिट वहाँ पे एक पेपर क्लेन को देखता है, वो उसके पास आता है। वो होता है सर आपके लिए ग्रीन टी। हाँ मामिटा पढ़ता है कि उसमें लिखा होता है कि देखो जल्द से जल्द मतलब कि किंग यूई को ढूंढो, यदि वो नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वक्त सेक्टर के अंदर ग्रैंड सेरेमनी शुरू होने वाली है। 500 बाकी जो सेक्टर्स हैं ना वो भी जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि ये मिलता है या नहीं मिलता कोई मैटर नहीं बनता, पर लेकिन अर्थ ग्रेड की जो अर्थ लेवल की यानी कि जो बुक ऑफ अर्थ है उसे वापस लेके आओ लिu युआन। हाँ मामिंग तक कि कम ऑन, ये आज भी पुराने ज़माने की चीज़ें इस्तेमाल करता है, मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है। खैर कोई ना, हाँ बोलो क्या हुआ? हम लेते हैं वहाँ पे चेयरमैन आता है, उसके साथ एक ताओइस्ट बंदा भी आता है। वो तो मिस्टर शिया ये है हमारे चेयरमैन, और इनके पीछे जो बंदा है उनका नाम है मिस्टर हु, जिन्होंने जो कि मॉन्क है, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे तलिस्मन्स लगाए थे। मिस्टर याओ मिस्टर हु ये है मिस्टर शिया। वो कहता है लिन शेन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बताई है, आपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दिया, आपका शुक्रिया। वो कहता है नॉट ए बिग डील। हम देखते हैं मॉन्क कहता है कि दैट्स राइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जो अपर फेस है वो तो क्लियर हो चुका है, पर अभी डाउन फेस बाकी है। होता है तो तुम्हारा क्या? वो कहता है जैसा तुम सोचे वैसा मैंने भी सोचा था कि मिस्टर चेयरमैन से तक वो क्लू हो सकते हैं, पर लेकिन नहीं, मेरे पास कुछ और भी क्लू है। होता है दैन बताओ, मुझे तुमसे कुछ और पता लगाना है। वेल तुमने को देखा प्रेसिडेंट मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट? वो कहता है हाँ मैं इनको दिखाता हूँ देखो। वो जैसे ही देखता है हम देखते हैं प्रेसिडेंट के अंदर से एकदम डार्क कलर का ऑरा निकल रहा था, वो पूरी तरीके से पोजेस्ड होता है। ये देखिए वो कहता है बाप रे। हाँ मामले में कि आपके ऊपर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स ने अपना कब्जा करके रखा है, आपके ऊपर बहुत बड़ा काला जादू किया गया है। मैं देख सकता हूँ ये जो आए हैं बाकी इविल मतलब कि काला जादू वगैरह आपके ऊपर नजर, ये कंस्ट्रक्शन साइड से नहीं है, ये बाकी तरफ से आई है। कंस्ट्रक्टर साइड आपकी पूरी प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद अपनी पूरी प्रॉब्लम है। ये देखिए वो कहता है बाप रे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो कहता है मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मिस्टर ली मैं बस इनसे यही कहना चाहूँगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खुद ही है। हम देते हैं मोंक कहता है ऑल्सो दैट्स राइट, ये सब मैंने भी कहा था यार। चेयरमैन कहता है मिस्टर ली ये तलिस्मन तुम मुझे दो, मुझे जानना है कि आखिरकार ये क्या बात कर रहे हैं। होता है ये लीजिए। होता ठीक है तुम लोग जाओ। वो कहता है आई नो ये थोड़ा एम्बेरसिंग है ग्रुप बिजनेस, पर फिर भी प्रॉब्लम होती है। वास्तविकता में बात केवल एक ही नहीं है, वास्तविकता में बात यह है कि मैं इन सालों से बड़े अच्छे से चल रहा था, इन कुछ दिनों से सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, एकदम बढ़िया। वो कहता है कि आप इन सालों से बहुत अच्छा चल रहे थे क्योंकि आपके ऊपर आपके इंस्ट्रक्टर्स की ब्लेसिंग थी, पर लेकिन आपके इंस्ट्रक्टर के ऊपर अब इविल हंटर्स ने अपना कब्जा कर लिया है। ये देख के वो कहता है कि ये बंदा कौन है आखिरकार? ये मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट लगता है, ये प्रेसिडेंट याओ से पहली बार मिल रहा है तो भी इसको इनके इंस्ट्रक्टर्स के बारे में पता है। वो कहता है यदि मैं गलत ना हूँ तो आपके इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर इस वक्त थोड़ी मुसीबत आई हुई है। ये सुन के वो कहता है कि मुझे अपने इंस्ट्रक्टर्स के बारे में यानी कि अपने पूर्वजों के बारे में अपने पिताजी से पता चला था जब मैं जवान था। मुझे बस इतना पता है कि जब मेरे पिताजी मरने वाले थे तो उन्होंने बताया था कि कुछ साल पहले उनके दादा के पास यानी कि उनके पिताजी मेरे दादा के पास एक तावीज़ आया था उनके घर में। उसने मेरे दादाजी को एक ज़मीन दिखाई थी, कहा था कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट है। तो मेरे फादर ने उनके वहाँ पे एक ग्रेव बनाई, मेरे अपनी नहीं मतलब कि पूर्वजों की मेरे, और वहाँ पे उनको दफना दिया। वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी थी, तो जिसके कारण क्या बहुत उत्पत्ति हो रही थी, और मैंने भी बहुत मेहनत की और अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यूहू कहता है कि आपने जिस तावीज़ के बारे में बात किया मे बी आई थिंक वो मेरे ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं। वो ग्रैंड मास्टर?
वो तो मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, पर लेकिन जब मैं पहली बार स्कूल में आया था तो उन्होंने मेंशन किया था कि उन्होंने किसी बंदे को उनके फॉर्चून के बारे में बताया था कि कोई एक ज़मीन दी थी। मे बी आई थिंक वो मेरे ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं। वो कहता है यदि अगर ऐसी बात है तो फिर वो कहाँ है, मुझे उनको थैंक यू बोलना है। वो तो सॉरी 2 साल पहले वो गुजर चुके हैं। वो तो रियली, बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, यकीन नहीं होता मुझे। पर चलो मिस्टर शिया, आपके कारण मुझे एक सच्चाई तो पता चली आखिरकार, उनका कोई डिसेंडेंट मेरे सामने बैठा है। वो कहता है कि ये बहुत क्विक कैपेबल है, पर लेकिन आपकी जो ग्रेव है, मतलब कि आपके एंसेस्टर्स की, उसके ऊपर इस वक्त थोड़ी मुसीबत है। ये सुन के वो कहता है कि इसने तारीफ की थी या बेइज्जती की थी यार। वो कहता है आपने कहा कि ग्रेव का फॉर्चून थोड़ा सही नहीं है, क्या हुआ होगा आखिरकार। वो कहता है आपकी ग्रेव, मतलब कि जो आपकी एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की जो ग्रेव है, उसके ऊपर हेवन की ब्लेसिंग है, यानी कि वो एक गॉड लेवल हेवन है, मतलब कि वहाँ पे एक पूरा स्वर्ग है, पितर है वो, समझे। वो बड़े कमाल के हैं, पर लेकिन इस वक्त उनके ऊपर इविल स्पिरिट है। ओरिजिनली मैं बस यही कहना चाहूँगा, वहाँ के नीचे जो मतलब स्पिरिचुअल पावर है, जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं, वो जगह के नीचे बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पेन है, जो कि आपके एंसेस्टर्स के मतलब कि गुड ब्लेसिंग, अच्छे कर्मा को और ज़्यादा इफेक्ट करी है, जिसके कारण कि आपकी मतलब कि पूर्वजों के अच्छे कर्मा आपको मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि यदि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपको या आपके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। तो आपकी आने वाली पीढ़ी मतलब कि आपको वो मिल रहा है उनकी, इसलिए तो। पर लेकिन वहाँ पे अब मिस फॉर्चून आ चुका है, जिसके कारण क्या है कि आपकी जो ब्लेसिंग है, जो अच्छी वाइन्स है, वो जा चुकी है और आपके ऊपर का अच्छा फॉर्चून भी जा चुका है। ये सुन के हुआ कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में अपने गुरुजी से सुना था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर कहते हैं कि वहाँ पे साथों साथ यदि अगर ईविल स्पिरिट बहुत ज़्यादा हो तो वो ब्लैक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसे हेवन भी इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं करता। मिस्टर हाउ, आपकी फैमिली के साथ कुछ हुआ है, कुछ तो ऐसा। हम आमेंगड़ कहता है कि मिस्टर हाउ, आपकी उम्र कितनी है। वो कहता है मैं 60 साल का हूँ। हम आमेंगड़ कहता है तो यानी कि अभी भी आपके पास 40 साल का उम्र है, आप अभी भी क्या बोलते हैं कर्म कर रहे हैं, पर लेकिन अब भी आपने जितने भी कर्म किए हैं उनका फल तो अभी आपको मिलेगा। पर यदि अगर इस बीच कुछ हो जाता है तो आपने जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मा को फल मतलब कि अच्छे किए हैं तो आपकी अच्छी पीढ़ी को होगा, बुरे किए तो फिर उनको ही आगे चल के पछताना पड़ेगा। पर लेकिन कर्म आपने किए तो आपको भी पछताना पड़ेगा। स्वर्ग या नर्क आपको भी बड़ी मुश्किल से ही मतलब कि मिलेगा, समझे। और अगर वैसा देखूं तो अगर बताऊं तो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा पैसा चलता है, क्योंकि आपने बोला मेहनत की और आपने पैसा कमाया, पर लेकिन आपने अब तक अपने एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगियां नहीं खरीदी है। ये सुन के हुआ कहता है पर इसमें इनके पैसों का और इनसे क्या लेना देना है, ये सब कुछ तो इनके फॉर्चून के ऊपर डिपेंड करता है ना। हमें इनके फॉर्चून को ठीक करना है, क्यों ना हम उस जगह को एकदम अच्छे से सही करवा दें। होता ये तो सही है, हम वहाँ से उस ग्रेव को रिमूव कर सकते हैं, पर लेकिन वो एविल स्पिरिट इनके तब भी इनके क्या बोलते हैं पूर्वजों का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो मिस्टर याओ को बहुत बुरी से परेशान तो करेगा ही करेगा, समझे। वो तो इसका सोल्यूशन कैसे है। वो कहता है ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन है ना। हमामेडा वहाँ पे अपने अर्थ स्पेल को इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़े डिवाइन बीस्ट को वहाँ समन करता है और वो सीधा मिस्टर हुआ के ऊपर याओ के ऊपर छोड़ देता है। हम देखते हैं वहाँ पे वो अपनी तलिस्मन का इस्तेमाल करके उससे देखने लगता है। वो कहता है मैं अब ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मिस्टर शियांग। वो कहता है मैं देख लूंगा। वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उसके अंदर जितनी भी इविल स्पिरिट होती है वो उसको खा लेता है। ये देख के वो कहता है ये बंदा कौन है, इतना ज्यादा पावरफुल, बाप रे, ये इस उम्र में ही ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच गया है। मे बी आई थिंक ये किसी होली लैंड से बिलोंग करता है। और फिर मामेंगटो उस अर्थ स्पेल को उस इविल स्पिरिट के पीछे भेजता है। वो कहता है कि ये तो मेरे पूर्वजों के ग्रेव पे जा रहा है। होता हाँ, क्योंकि इविल स्पिरिट वहीं तो है, आपकी बॉडी यहीं पे है पर आपके पूर्वजों की बॉडी तो नहीं है ना। वो उनकी ग्रेव पे जाके उस इविल स्पिरिट को मार देगा। वो सीधा उस जगह पे जाता है। हम देखते हैं उनकी ग्रेव के ऊपर वहाँ पे एक इविल स्पिरिट बैठा होता है, एक ब्लैक ड्रैगन, जिसके ऊपर मामेंगटो एक अटैक करता है। वो होता है वाह, एक ब्लैक ड्रैगन, क्या बात है। वो कहता है कि मिस्टर शिया आपने तो उस जगह को देखा भी नहीं, तो भी आपने उसको मिस्टर याओ के एंसेस्टर्स के ऊपर भेज दिया, ये कैसे। वो कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लेवल ही, मेरा पावर ही इतना काफ़ी है कि मैं यहाँ बैठा बैठा दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है वो मैं देख सकता हूँ। हम मामेगट का जो बीस्ट जो होता है एनर्जी से बना हुआ, वो उस पूरे ब्लैक ड्रैगन को वहाँ खा जाता है। वो कहता है इविल स्पिरिट हार चुकी है, अब आप मिस्टर सेफ हैं मिस्टर याओ। अब आपको अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्म कीजिए, समझे। कर्म में ही सब कुछ है, जीवन कर्म चक्र से अनुसार ही चलता है। कर्म करेंगे तो आपके बच्चे, आपके होने वाले बच्चे, बच्चे के भी बच्चे, सब लोग बहुत अच्छे से जिएंगे, क्योंकि कर्म के अनुसार ही ये दुनिया चलती है। वो तो ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं कर्म करूंगा, ये मेरा वादा है। और यदि अगर आपको बाकी कुछ पूछना हो तो ये भाई साहब है ना, ये सब कुछ देख ही लेंगे, सारा काम मैं ही क्यों करूँ। ये सुन के वो घबरा जाता है। वो तो बट हमें आपकी एडवाइस की भी जरूरत है, एक ग्रैंड मास्टर होना तो जरूरी है ना। वो कहता है, उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताता है, जो कि भाई मेरी डिग्री के तो अनुसार जाता है कि आप वहाँ जाके उस अपनी ग्रैंडफादर की अपग्रेड भी चाहिए, क्योंकि वो जो जगह है ना वो बेटर है, वो उस पहली वाली जगह से भी ज़्यादा। ये देख के वो कहता है बाप रे, इसने जो पिन पॉइंट बताया है वो बड़ा कमाल का है। वो तो मुझे भी पता था, मैंने सोचा था वहाँ पे मैं अपनी मास्टर की ग्रेव दसाऊंगा, पर इसने वो जगह अपने लिए ले ली, बाप रे।
हम हमें कहता है कि और अगर आपको और भी कुछ जानकारी कुछ और भी पूजा पाठ करवानी हो तो ये महाशय है, इनको कह दीजिएगा। बस इनको मतलब कि उम्र वगैरह कहाँ पैदा हुए थे कब हुए थे बाकी सब बता दीजिए, बाकी सब ये देख लेंगे। वो कहता है कि मिस्टर शिया आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। सो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मैं अपने ग्रैंडफादर को ऐसे थैंक यू के रूप में ये बोलना चाहूँगा कि मुझे इतने कमाल की तवीज़ मिले। और मिस्टर हुआ मैं आपको भी बोलना चाहूँगा। हमारे बेटे उसे मना करते थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। वो कहता बट ओके देन हम देते हैं। वो कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए मैं देख लूँगा। वो कहता है कि मुझे छोटे से रिवॉर्ड के रूप में बस $45,000 मिल सकते हैं। वो कहता 45,000, अरे ये तो छोटी सी रकम है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं आपके घर पे पहुँचा दूंगा, इससे भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वो कहता कोई ना कोई ना। ये देखिए वो कहता है कि इसने कहा इसे गिफ्ट नहीं चाहिए, अब ये साला पैसा मांग रहा है, आखिरकार ये क्या बात हुई। हम आमिर जैसे ही बाहर आता है हेवन मुझे रिवॉर्ड देता है कि क्या बात है, मेरिट पॉइंट्स। आखिरकार मेरे कर्म का जो फल जो है मेरे लिए कैश तैयार करो, ठीक है। हाँ क्रेडिट कार्ड नहीं, कैश, प्योर कैश होना चाहिए। वो कहता ठीक है ठीक है ली, एक काम करो तुम मिस्टर शिया के साथ जाओ, मैं ज़रा यहाँ पे रुकता हूँ। वो कहता क्यों नहीं। वो पैसा लेके आ जाता है कि सर पैसा लिया है, पूरा कड़क कड़क है। वो कहता ठीक है तो मुझे लेन यूई बिल्डिंग के अंदर ले चलो। वो कहता लेन यूई बिल्डिंग मतलब मिस माँ के पास। वो कहता कितना बोला है उतना करना, चलना। वो वहाँ जाता है, हम देते हैं वहाँ पे माँ को। वो कहते डैड आई नो मैं जानती हूँ, पता नहीं आप आखिरकार वांगडू माउंटेन डू वुडेंग माउंटेन के लोगों को एक साथ आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप क्यों है। अच्छा ठीक है मैं उसका 50% और रिड्यूस कर दूंगी, पर लेकिन वो ओल्ड हाउस बड़ा कमाल का है, मुझे उसे और किसी को देना है। आखिरकार आप जानती है ना हमारी फैमिली को थोड़ा एक्सपेंड करने की बारी होगी। हाँ जानती हूँ आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ जानती हूँ आप उसको अपना अपना दामाद बनाने चाहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती। पर लेकिन वो बड़ा गरीब सा है, डैड प्लीज थोड़ा समझा करो। हाँ प्यार मैं भी करती हूँ पर फिर भी वो जिस विले में रहता है मैंने उसे वो विला दिया है एज ए गिफ्ट के रूप में, वो उसका पैसा नहीं दे रहा, अब इसमें मेरी क्या गलती। वो कहता मुझे कुछ नहीं पता समझी। वो कहता है कम ऑन डैड। हेलो मिस पैंग, सॉरी हाँ मैं जानती हूँ मैं इसे अभी सेल नहीं कर पाती, डोंट वरी हमारा कोऑपरेशन किसी और दिन होगा। आप मेरे सीनियर हैं, मुझे आपसे अभी भी बहुत चीज़ें सीखनी है। हाँ मैं साइड पे पहुंच जाऊंगी कभी भी, ठीक है। हाँ अंदर आओ। हुई मिस माँ, शिया नाम का कोई बंदा आपसे मिलने आया है। वो तो अच्छा वो हाँ आने दो। वो अंदर आते ही सीधा बैग उसके टेबल पे मारता है कि ये लो लास्ट मंथ का, इस महीने का और अगले महीने का पैसा, तीनों मैंने तुम्हें दे दिया है, ठीक है इतना काफी है तुम्हारे लिए। मिस माउस से पूछती है कि क्या ये पैसे मिस्टर ली ने दिए यूनहाई ग्रुप के लोगों ने। होता नहीं, ये वहाँ के चेयरमैन ने दिए मिस्टर याओ ने, क्योंकि मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ना कि मिस्टर ली की। वो था एक मिनट मिस्टर याओ को क्या हो गया। होता कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम थी जो कि मैंने सोल्यूशन कर दिया है। ये सुन के वो कहती है कि क्या डैड ने इसके बारे में जो बोला था सत्य था। ठीक है ये 3 महीने का रेंट हो गया, ठीक है मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कह के इसकी रिसिप्ट तुम्हें दिलवा दूंगी। हो गया ठीक है क्यों नहीं। वो कहता है कि शियांग तुमने मुझे कहा था कि मैं डेंजर में हूँ, क्यों है ना। वो कहता है देखो मैं ये बात वापस कभी दोबारा नहीं बोलता समझे, इसलिए तो यदि तुम्हें मुझ पर यकीन करना है तो करो, नहीं तो मेरे बाप का घंटा कुछ नहीं जाता। हो जाए ठीक है बी होनेस्टली मैं अब तक नहीं समझ पाई थी कि उस समय तुम कहना क्या चाहते थे, पर लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे शब्दों को मैं ध्यान में रखूंगी, मैं सावधान रहूंगी। वो अपना ध्यान रखना, ठीक है। वो सर ये आपकी रिसिप्ट। वो थैंक यू, ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहती है कि क्या मुझे और सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करना चाहिए। एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है मिस्टर हुआ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार वो ऑक्शन हम सक्सेसफुली लेके रहेंगे, अगले महीने का मैं आपको डबल दे दूंगा उसका उस ऑक्शन का। और ये होता है टैंग हिमिंग, मास्टर ऑफ द जिंग यू बिल्डिंग। होता है रिलैक्स, तुम्हें मैं रिप्लेस नहीं करने वाला। होता आपका शुक्रिया मिस्टर हुआंग। वो कहता है वो लिटिल लड़की माँ लैन यूई बिल्डिंग की, वो उस वक्त एक बहुत बड़ा सितारा बनी हुई है। उधर लेनी हुई बिल्डिंग की वो तो क्रैप होने वाली थी, पता नहीं ये माँ बीच में कहाँ से आ गई थी, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। उधर बड़ा रेयर होता है ऐसे बंदों का अपीयर होना, डोंट वरी आई कैन हैंडल इट। उधर मिस्टर हुआंग वो कहता है चलो देखते हैं आखिरकार क्या कर सकते हैं, बंगाल से क्या क्या सीख के आया हूँ मैं। वो एक पेपर वहाँ पे रखता है और उसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स को डाल देता है और वहाँ पे अंडे बंडे का टोला और वहाँ पे ब्लैक मैजिक शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब शुरू हम देखते हैं, वैसे भी कुछ महसूस होता है, हम देखते हैं उसके शरीर में आग लगनी शुरू हो जाती है, उसके शरीर में उसे दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये क्या सुइयां चुभ रही है मुझे, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, कि क्या ये वही मुसीबत थी जो कि उसने कहा था मैं मरना नहीं चाहती बिना किसी रीज़न के, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नीचे खड़े हमारे मेगड़े को भी पता चल जाता है। वो कहता है कि अरे यार मैं यही कहना चाहता था कि वास्तव में उसे किसी दूसरी कैलेंडर नहीं किसी काले जादू से ही उसे खतरा है, लगता है मुझे जाना होगा।
हम देखते हैं वो वहाँ होता है कि देखो अपने शब्दों को अपने अंदर बचा के रखना, मुझे तुमसे बाद में कुछ सवाल पूछने हैं, और वो उसके ऊपर अपना स्पेल इस्तेमाल कर देता है। हम देखते हैं उस बंदे को भी पता चल जाता है कि कोई उसके मैजिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अरे लगता है उस लिटिल लड़की के पास कोई तावीज़ है। डोंट वरी, मैं भी बंगाल से सीख के आया हूँ, मेरी बीवी भी बंगाली है ना, हो तो दैन टेक दिस। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अभी भी काला जादू कर ही रहा होता है। वो कहता है क्या बात है, अच्छा मुझसे पंगा, तो ये ले। और वो भी अपना ब्लैक वाइट मैजिक उसके ऊपर कर ही रहा होता है। हम देखते हैं उसकी सील को वहाँ कर देता है। ये देख के वो कहता है अरे बाप रे, वो तावीज़ लगता है बहुत पावरफुल है, उसने मेरे मैजिक को डिप्लेट कर दिया। ओह वो मेरी लोकेशन पता लगा रहा है, मेरी आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए मेरे मैजिक का डिटेक्ट कर रहा है, पर ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। ओ वहाँ पे फिर से एक ब्लैक मैजिक करके अपने ही उस मैजिकल टूल को वहाँ तोड़ देता है। वो कहता है अब पता लगा के दिखा। ये देख के वो कहता है ओह तो उसने ब्लैक मैजिक को तोड़ दिया, अब मैं उसे पता नहीं लगा पा रहा, लगता है बंदा बड़ा जीनियस है। खैर मैंने माँ को तो बचा लिया, पर लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी है, और वो अपने खून की एक बूंद उसके अंदर डालता है। हम लेते हैं वो अपना काम कर ही रहा होता है, उसे ठीक कर रहा होता है। कुछ देर बाद हम लेते हैं हेवन उसे रिवॉर्ड देता है कि तुमने अच्छा काम किया। वो कहता है फिर से मेरिट पॉइंट, लगता है परमात्मा मेरे पे सबसे ज्यादा आभारी है, पर लेकिन मैं सिर्फ अच्छे कर्म कर रहा हूँ जिसके लिए, ना 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 ना, ये कोई और ही बात है। मैं कोई ना, मैं ढूंढ लूंगा कि वो कौन था वो बंदा जिसने आखिरकार इसको हम करने की कोशिश की है। वो कहती क्या तुमने मुझे बचाया? वो तो हाँ मैंने तुम्हें बचाया, एट लास्ट टेम्परली तुम बच चुकी हो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया। मुझे वैसे हुआ क्या था? होता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ था। इसे काला जादू बोलते हैं, जो कि बड़ा पावरफुल होता है। काला जादू एज अस लाइक एक ब्लडी कर्स, और उसे पूरी बात समझाता है कि ऐसे ऐसे होता है कि ये होता है, मैं हर चीज में माहिर हूँ। होता है नॉर्मली ऐसी वैसी चीजें तो डिस्टर्बिंग पैलेस पे की जाती है, हॉन्टेड पैलेस पे, और उनको सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। पूरी दुनिया में ऐसे कम ही सेक्टर्स है जहाँ पे ये सब चीजें सिखाई जाती है। ऊपर से ये मैजिक करने के लिए बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर और यहाँ तक कि माइंड सेट भी बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। जो भी एक्सपर्ट है वो लगता है बड़ा कमाल का जादूगर है, और जिस मैजिक का और जिस ब्लैक मैजिक का उसने तुम पे इस्तेमाल किया था वो भी बड़ा रेयर और बहुत ज्यादा पावरफुल था। शुक्र है कि टेम्परली मैं यहाँ पे आ गया था। वो कहती तुमने मुझे कहा था कि तुमने मुझे टेम्परली इस वक्त बचाया है, इसका क्या मतलब है? वो होता है यदि अगर तुम्हें इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना है तो बस एक ही रास्ता है, हमें उस पर्सन को इस दुनिया से मिटाना होगा। पूरी एक मिनट, उसे मारना चाहते हो? मतलब कि होता ओरिजिनली इसके दो रास्ते हैं, बट पहले रास्ते से तो मैं बड़े आराम से उसे पकड़ सकता हूँ, पर लेकिन कहा ना वो एक एक्सपर्ट है, उसका मैजिक बहुत पावरफुल है, वो जैसे तैसे अपने आप को बचा लेगा। तो दूसरा रास्ता यही है कि मैं उससे फाइट करूँ, उसके सारे मैजिकल आइटम को तोड़ दूँ, और उसके बाद उसे अपने मैजिक के अंदर उसे सील कर लूँ, जिसका कारण क्या है कि वो चाह के भी बाद में तुम पे अपना कर्ज नहीं डाल सकता। उसने एक ब्लड कर्ज का अपने तुम्हारे पर इस्तेमाल किया है, जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी उसके हाथों में है। तो अगर यदि उसके हाथों से तुम्हारी जिंदगी लेनी है तो बस एक ही रास्ता है, वो हमें उसे मारना होगा। अदरवाइज वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है, तुम्हें भी। वो तो क्यों आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों मुझे कोई मारना चाहेगा? हमें करता है कि वो तो मुझे नहीं पता, पर मे बी आई थिंक इन सब चीजों के पीछे एक सोर्सरर हो सकता है जिसका कल्टीवेशन लेवल हद से ज्यादा हो, और ऐसे किसी को मैं जानता हूँ, और वो शायद विन हाई सिटी के अंदर ही छुपा हुआ है, वो कमीना साला। वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात करो, जिस सोर्सर के बारे में, पर लेकिन लगता है उसका माइंडसेट बड़ा पावरफुल है। पर हमारी लेनी हुई बिल्डिंग तो बस एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन की बिल्डिंग है, हम तो बस छोटा मोटा बिजनेस करते हैं आखिरकार, हमारे किससे क्या ही ऑफेंड, हमने किसको थोड़ा कोई ऑफेंड किया है। वो कहता है ऑफेंड आजकल पीपल इनडायरेक्टली भी हो जाते हैं, चाहे तुम डायरेक्टली करो या ना करो। तो मैं सबसे पहले अपने जितने भी दुश्मन है, जितने भी अपोनेंट्स है, उन सब के बारे में एक लिस्ट बनाने दीजिए, ठीक है, जो कि तुमसे और तुम्हारी कंपनी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं या तुम्हारे राइवल है। वो कहते हैं मैंने सुना है, वो कहती है मैंने एक ब्यूरो के बारे में सुना है जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, क्या पता वो मदद करें। वो कहता है क्या बात है, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है? मुझे कभी लगा नहीं था। होता है मैंने बस सुना है, मेरा इनसे कभी कोई काम नहीं हुआ था, मुझे यकीन नहीं था इसलिए। वो कहता है हाँ कुछ बंदे हैं जो कि शायद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्या? चलो कॉल लगा दो। वो कहते हेलो, हाँ क्या हुआ था? क्या कहा? एक मिनट, इस चीज़ में मदद यानी कि ग्रैंड मास्टर शिया, यानी कि ये शिया तो मेरी मदद कर सकता है, तुम्हारे कहने का मतलब? मुझे दो। हेलो जिनशेंग, हाँ ये मैं हूँ। हाँ 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 ठीक है, ये सिचुएशन है, ओके ओके। हाँ तुम बंदों को तैयार करो जिनका कल्टीवेशन लेवल पावरफुल हो, और हाँ वो जो सोर्सरर है ना जो कि ये सब कुछ कर रहा है, उसका लेवल कोई कम नहीं है। एक बात बता दूं, उससे डील करने में मुझे भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए ना तुम बस वहां जाना, रश मत करना, क्लू जितने हो सके, जितनी इन्वेस्टिगेशन पता चले, जितनी इन्फॉर्मेशन पता चले वो लेके आओ, ठीक है, मुझे नोटिस करो। वो कहता है जब तक इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो जाती हमें बस इसी तरीके से इंतजार करना होगा, ठीक है? होती मैं समझ गई। सेक्रेटरी, हाँ हेलो, हाँ मेरे कपड़े थोड़े तैयार करो, हाँ एक और, ठीक है, हाँ यहाँ पे भेज दो, ठीक है। ओके, हाँ हाँ मेरे अगले वाले कमरे में, ओके ओके ओके। मिस्टर शिया प्लीज़ 2 मिनट रुकिए, मैं ज़रा अभी आती हूँ। वो विधि फॉर्चुनेटली अच्छा है, मेरे कमरे के अंदर ही वहाँ पे एक वॉशरूम है, मैं जाके अच्छे से नहा के आ सकती हूँ। हाँ माँ हृदय है कि मैं यही बोलूँगा, मेरे दायरे के 1 मीटर के अंदर अंदर ही तुम रहना, अदरवाइज तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि
मैंने कहा ना टेम्परेली मैंने बस उस ब्लैक मैजिक को सुप्रेस किया है, परमानेंटली नहीं। वो तुम पे वापस असर करेगा और वो असर करना वहाँ शुरू कर देता है। वो क्या कहा तुमने? वो कहता है कि देखो जितना ज़्यादा तुम मुझसे दूर जाओगी ये ब्लैक मैजिक तुम्हारी बाउंड्री के बियॉन्ड जाएगा। ये जिन तुम मेरी बाउंड्री के अंदर रहोगी तो मेरी जो प्योरेस्ट एनर्जी है वाइट मैजिक वो इस ब्लैक मैजिक को क्योर करता रहेगा, समझे? तो तुम मेरी बात अच्छे से समझ रही हो ना? वो कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला था? वो कहता है क्योंकि मुझे जैसी तुम्हारी पर्सनालिटी पता है, तुम इसको एक्सपीरियंस करने के लिए खुद देखो, समझे? इसलिए तो तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती ना, इसलिए। बोलती ठीक है मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो वापस हमारे बाउंड्री के दायरे के अंदर आ जाती है। हो जाए तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी कुछ करना चाहोगी? उदय का मोहन यार ठीक है। हो कहता है अगर तुम कैलकुलेट करना चाहती हो कुछ चीज़ों को तो तुम कैलकुलेट कर सकती हो। हो कहती हाँ मेरी मैथ बड़ी कमाल की है। हो कहता है ठीक है, मुझे तुम जैसे बंदे बड़े अच्छे लगते हैं जो कि हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वो कहती है एग्जैक्टली 1 मीटर। ठीक है हाँ मैं देख सकती हूँ यहाँ से ये। वो कहती है क्या बात है, तुम स्मार्ट हो। वो कहता है वो तो मैं पैदाइशी हूँ, लड़की जो हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है जो कि मेरी स्पिरिचुअल पावर को तुम अपने पास कैरी कर सकती हो, जिससे क्या है कि वो कर्ज तुम्हारे पर कभी मतलब कि काम नहीं करेगा वापस, जिसके कारण कि तुम टेम्परली अपने आप को बचा सकती हो जब मैं तुम्हारे पास ना हूँ। क्या ऐसा है? क्योंकि अभी मेरे पास तो ऐसा नहीं है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। वो कहती है वेट, मुझे याद है मेरे पास कुछ मतलब कि कल्टीवेशन वाले कुछ एंटीक चीज़ें थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास है, मैं जानती हूँ वो शायद काम आ सकते हैं। हो कहता है चलो ठीक है, कम से कम ट्राई तो करके देख सकते हैं, क्या पता वो स्पिरिचुअल एग्जिट थोड़ा तो काम कर जाए। हो कहता ठीक है तो मेरे पीछे आओ। वो उसे एक जगह लेके जाती है। हम देते हैं लड़कियां उनको देख ही रही होती है। वो कहती मेरे पीछे आओ। वो जैसे ही अंदर जाती है वो कहती एक मिनट, मिस माँ ने कहा था कि केवल वो या फिर चेयरमैन सिर्फ 2 ही अंदर जा सकते हैं, ये बंदा कौन है? वो कहता आई थिंक मैं भी इनका न्यू सिक्योरिटी गार्ड, पर आई डोंट फील लाइक ये ऐसा तो नहीं लगता। एक मिनट, कहीं मिस माँ ने अपना नया चैप्टर तो शुरू नहीं कर दिया? क्या बात है, यानी कि ये उनका बॉयफ्रेंड उनका मंगेतर, क्या बात है यार, यानी कि ये तो खुशी की बात है, पूरे स्टाफ को पता होना चाहिए। ये सब कुछ सुन रही होती है। हाँ माँ थे कि यहाँ पर तो बस ऑर्डिनरी एंटिक आइटम है, ज़्यादा कुछ यूजफुल का है ही नहीं। वो कहती आई नो ये रूम के अंदर जो अपर लेयर है ना इसके अंदर बस तुम्हें ऑर्डिनरी आइटम दिखेंगे, पर लेकिन जो सेकंड रूम है जिसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल वाले ट्रेजर वगैरह रखे हैं वो रूम की क्या चाबी मैं हूँ और एक मेरे डैड है, समझे? जब हम दोनों साथ मिलकर उसे खोलेंगे ना तभी जाके वो खुलेगा, ऐसे वो खुलने वाला नहीं है। वो तुम्हारे फादर है कहाँ इस वक्त? वो कहता मैंने उनको कॉल करके पूरी बात बता दी है, वो इस वक्त दूसरी कंट्री में है, मैं बता देती हूँ वापस। वो उनको कहती है कि ठीक है, मेरे फादर को पूरी कहानी पता चल चुकी है, वो जल्दी चाइना वापस आ रहे हैं, ठीक है, और कल शाम तक वो शायद तक हमारी बिन हाई सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। होता है मैं उनके हार्डवर्क को लेकर अप्रिशिएट करता हूँ। होता हाँ और मुझे एक अर्जेंट मैटर आया है। होता क्या हुआ? होता मुझे टॉयलेट जाना है। होता ओके ठीक है, एक मिनट, टॉयलेट? होता प्लीज़ प्लीज़ टेंशन मत लो, मेरे ऑफिस के अंदर ही एक सेपरेट बाथरूम है। हाँ बेटा उसके बाहर खड़ा होता है। वो कहते क्या करूँ मैं? क्या मैं, एक मिनट, मैं गंदी हो चुकी हूँ, मुझे नहाना पड़ेगा। 1 मीटर वो से 4 मीटर की दूरी पर है। हे भगवान! होता है क्या हुआ, वॉशरूम हो क्या? मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अब पानी थोड़ा कम पीना, ठीक है, जैसे 1 या 4 घंटे बाद ही तुम्हें टॉयलेट लगे। वो एकदम मैं नहाने के बारे में सोच रही हूँ। वो क्या है कि मुझे डर है कि इन जैसे कपड़ों में मैं बहुत अजीब सी फील कर पा रही हूँ, अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, इसलिए क्या है कि मुझे नहाना है, तो कैन यू? वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर खड़ा रह लूँगा, टेंशन मत लो, मैं बाहर खड़ा हूँ, गार्ड करता हूँ, तुम नहा लो। वो तो बट लेकिन क्लीनिंग वगैरह मेरी पूरी बॉडी गंदी हो चुकी है। वो होता है देखो ये सब कुछ कर्ज के कारण है, यदि तुम उसी दायरे में दूर गई तो ये कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। वो देन कम इन, और हम देते हैं, वो नहा रही होती है। हमारा मिनट बाहर होता है कि सुनो कुछ आवाज़ें मत निकालना, बस तुम शांति से नहाती रहो, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा। होता है ये यार, मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो हमेशा मुझे मिल जाती है, पर लेकिन ये सब में आज मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द करके इसका तोड़ निकालना होगा। वो नहा धो के बाहर आ जाती है, तभी वहाँ पे कोई आता है। वो कहती है मिस माँ आज आपके अपॉइंटमेंट है मिस्टर निंग से, भूल गए? यून है बिल्डिंग के आज रात को डिनर में। होता हाँ ओके, क्या तुम मेरे साथ उस मीटिंग को अपॉइंट करना चाहोगे? होता है कि देखो यदि अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, क्यों नहीं, अगर ये मैटर है तो। वो कहती प्लीज़ हेजिटेट मत करो, हाँ बोल दो सीधा। होता ओला ठीक है चलो चलते हैं यार। हम देते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वो हम देते हैं चेयरमैन ऑफ द यूनहे ग्रुप को। वो द मिस माँ ये पर्सन, वो द ये मेरे एक ग्रेट टाविस्ट हैं जो कि वुडेंग माउंटेन से आए हैं, ठीक है, यदि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो क्या ये भी आज हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं? उधर नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी बात है कि मिस्टर शियान आप एक टाविस्ट है, आप एक फॉर्चून टेलर है, मैं कभी आपसे अपने भाग्य के बारे में ज़रूर पूछूंगा। वो बताइए तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। वो वहाँ चला जाता है तो ठीक है मैं चलता हूँ। वो कहता है कि तुम लोगों ने टोटल करके यार 3 घंटे लगा दिए डिनर करने में, यार खाने से ज़्यादा तो तुम लोग तो बकचोदियाँ कर रहे थे, मैं खाने पे फोकस करता हूँ। होता मेन तो हमारी अपॉइंटमेंट थी, डिनर तो बस नाम का था। होता 10 बज चुके हैं, मुझे अब अपने घर जाना होगा आराम करने के लिए। होता ठीक है मैं तुम्हारे ड्राइवर बुलाती हूँ। वेट,
तुम घर जाओगे तो जो बाउंड्री है वो टूट जाएगी, जिसके कारण क्या है कि मेरे पे वो कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा। होता करेक्ट, सही समझे। हमें एक साथ एक ही रूम में रहना होगा। होता एक साथ एक ही रूम में होता क्या हुआ? तुम सोने की बात मत करना। देखो मैं सोना अपना अकेला ही चाहता हूँ। उधर मैं क्या करूँ? मेरा ये पहली बार है कि किसी लड़के के साथ मैं किसी घर के अंदर जाऊंगी। अगर मैं अपने घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरे सर्वेंट क्या ही सोचेंगे आखिरकार। नहीं 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 नहीं। और अपने घर अगर इसको लेके गई तो मेरे सर्वेंट और उल्टा क्या सोचेंगे। वो एक होटल में जाती है कि आई एम सॉरी मैम, ऑलरेडी मतलब कि एक कंपनी ने, मतलब कि इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी सारे रूम्स को बुक करके रखा है, सिंगल रूम्स को मीटिंग के लिए। वो कम ऑन, कोई एक तो वो कहता है यार 11 बज चुके हैं, कोई भी एक रूम चलेगा, डबल रूम वाला रूम दे दो। वो कहते डबल रूम, अरे हम कपल थोड़ना है। वो कहता है चल चल डबल रूम दो, हमें चलेगा। और हाँ डबल बेड है ना? वो कहता हाँ सर ठीक है चलेगा। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहती देन ठीक है, तो हे भगवान एक ही रूम में एक ही बेड पे हम देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, क्या बंदा है यार, ये तो बड़ा कूल है। टिकट सर, हम आपके लिए प्रोटेक्शन भिजवा देंगे। हाँ माँ में अंदर होता है ऑलराइट देन ठीक है, बेड का टाइम हो गया, हम चले सोने। ये सुन के वो बोला और शर्मा जाती कि हे भगवान मैं क्या करूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। दोस्तों ये कहानी जो है इसका जॉनरा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, रोमांटिक है, हॉरर और एडवेंचर, ठीक है, और मिस्टीरियस। इसमें एवरी करेक्टर है इस लेवल का जीनियस है, इस लेवल के स्टेप उठाते हैं। भाई मेरे को लगा था पहले ये कहानी क्या कहानी है क्या ही है, और अब जब मैंने इस कहानी के आगे के चैप्टर पढ़े मैंने कहा क्या है ये कहानी भाई साहब। बिल्कुल भी बोरियत तुम्हें फील नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी तुम्हें बोरियत फील नहीं करेगा। इसमें रोमांस भी है, सब चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगा। ये कहानी तुम्हें घंटा बोर नहीं करेगी। ये कहानी का असली नेम है क्या बोलते हैं, स्पिरिट कैचर, और वैसे इसका नाम है द डिसेंडेंट ऑफ द पैट्रीज, समझे। और ये कहानी आपको मिल जाएगी क्वाइकुन मानवास पे, ठीक है, और वेब कॉमिक पे, वेब नोबल पे। तीनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, गो एंड चेक आउट नाउ। ओके, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।